तत्वार सूत्र, सूत्र नंबर 23, पहला अध्याय। अभी तक में कोई प्रश्न तो नहीं मिली अवधि ज्ञान में किसी को? अवधि ज्ञान कहते किसे? अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? पूरी परिभाषा क्या है उसकी? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान। लेकिन ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित है। ऐसा नहीं कि कोई सीमा ही नहीं हो इसकी। जो आपने कल प्रश्न किया था ना कि फिर यही केवल ज्ञान हो जाएगा, तो इसकी एक सीमा है, इसलिए ये केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान असीमित है, तो ये सीमित है और ये रूपी पदार्थों को जानता है। रूपी से संबंध लिए हुए या जीव से संबंध, संसारी जीव को भी जानता है, शरीर से संबंध लिए हुए इसलिए। देखती है ना, उनको तो आत्मा के प्रदेश एकदम प्रत्यक्ष दिखते हैं कि अरूपी को जानने की सामर्थ्य उनकी है। इंद्रिय और मन में रूप को देखने जानने की सामर्थ्य है इंद्रिय में, क्योंकि चक्षु इंद्रिय रूप को ग्रहण करती है। पुद्गल के ही अंदर है वो रूप को, इसलिए वो पुद्गल को ही ग्रहण करती है। और आत्मा के ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है, जब वो इंद्रिय के बिना जानता है तो रूप को छोड़कर अरूपी को भी जान लेता है। भाई ये तो अपनी आदमी बिना लाठी लिए कैसे चल सकता है? ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपका। आदमी बिना लाठी लिए कैसे चल सकता है? तो अपने को क्वेश्चन क्या होना चाहिए? ये आदमी लाठी लेके क्यों चलता है? ऐसे ही वो अरूपी को कैसे जान लेता है? तो रूपी को ही क्यों जानता है? जब जानने की सामर्थ्य आत्मा की, तो वो रूपी को ही क्यों जानेगा? अरूपी को भी जानेगा। इतना ही है कि अरूपी को रूपी रूप से नहीं जानेगा, अरूपी को अरूपी जानेगा। अभी अपन भी जानते हैं आकाश का कोई रूप नहीं है, अपन जान रहे हैं आकाश अरूपी है। आकाश का रूप नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ज्ञान हो रहा है कि एक स्थान है, वो आकाश है और वो अरूपी है, उसका रूप नहीं है। जीव भी दिखाई नहीं देता, वो भी अरूपी है। अब भगवान जिनेंद्र उस अरूपी को अपने ज्ञान के द्वारा प्रदेश, उनके जानते हैं कितने प्रदेश हैं, लेकिन जानते हैं अरूपी रूप से ही। वो ज्ञान की सामर्थ्य है कि वो रूपी को भी जानता है और अरूपी को भी जानता है। वो आंख से नहीं देखता है, वो ज्ञान से जानता है। वो प्रदेश प्रत्यक्ष दिखते हैं उसमें, बल्कि हमारी आंख जितना स्पष्ट नहीं जानती है, उससे भी ज़्यादा स्पष्ट प्रत्यक्ष वो जानते देखते हैं। ये उनके ज्ञान की सामर्थ्य है। तो अपनी इंद्रिय की ऐसी कमजोरी है कि जो केवल रूप को ही जानती है, रूप को ही देखती है। ये आँख की कमजोरी है कि वो रूप को ही देख रही है, अरूपी को नहीं देख पा रही है। जिसकी आँख की पराधीनता मिट जाती है, मैंने जो आँख से नहीं देखता है, जिसको इंद्रियों की और मन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसका ज्ञान ऐसा खिलता है कि वो सबको जान लेता है। वो केवल रूपी नहीं, अरूपी को भी जान लेता है। चश्मे की कमजोरी खत्म हो गई तो आँख में ज़्यादा ताकत होती है, और जब तक चश्मे के द्वारा देखता है तो आँख की शक्ति सीमित होती है। समझ में ना? ऐसे इंद्रिय और मन की सहायता से जानते हैं तो सीमित वस्तु को जानते हैं। जब इंद्रिय और मन की सहायता मिट गई और आत्मा से सीधे जानने लगे तो सारा विश्व लोकालोक ज्ञान का गेय बन जाता, क्योंकि पराधीनता मिट गई। अब सब ज्ञान सीधे जान रहा है, तो सबको जानता है। और अभी पराधीन था, तो पराधीन होने के कारण
इंद्रियां जिसको जान पाती थी उसी को जान पाता था। चश्मे से तो जितना चश्मे की ताकत होगी उतनी दिखाएगा, जैसे इंद्रियों से तो जो भी उसका विषय होगा वही जानने में आएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो क्या परिभाषा हुई अवधि ज्ञान की? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट और प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इसमें परिभाषा नहीं दी, इसमें परिभाषा दे दी, इसमें दिए पेज नंबर 14। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना, या अवधि ज्ञान की परिभाषा दी ना पेज नंबर 14 पे। अवधि ज्ञान मिला, इसमें मिल गई ना, दी परिभाषा। ऐसे मना पड़े ज्ञान की भी दिए पेज नंबर 15। जो दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जाने उसे मना पड़े ज्ञान कहते हैं। किसे जाने? दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जो ज्ञान स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है उसे मना पड़े ज्ञान कहते हैं। मैंने दूसरे के मन में जो भी विचार होते हैं उसको ज्ञान जान लेता। कौन? मना पड़े ज्ञान। और ये भी इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होता है। जो भी मन में अपन सोचते हैं उसको जानता है। वो रूपी होते विचार, एक तरह से विचारों को रूपी कहा है अपेक्षा से। जो आप सोचोगे वही, आप मन में किसी भी चीज का सोचो आप उसको जानेगा ना, मन का विषय होना चाहिए। मन जिस चीज का विषय विचार करेगा वो उसको जानेगा, दूसरों के मन के संबंध से। मना पड़ेगा नहीं तो कह रहे हैं जो दूसरों के मन में स्थित विचार होगा, उसका विषय होगा, उसको जानना। आपके मन में घड़ा दिख रहा होगा तो घड़ा जान लेगा, घड़े को देख सकता है। कब? आपके मन में वो घड़ा हो। तो आपने शिखर जी की यात्रा करी, आपने मन से उसका स्मरण किया, मना पड़ेगा यानी ने शिखर जी की यात्रा नहीं भी की हो, आपके मन से वो जान लेगा कि कैसा है शिखर जी। मना पड़ेगा यानी तो ऐसा है जो चिंतित किया है उसको भी जानता है, जो चिंता करने वाला है मना पड़ेगा यानी उसको भी जान लेता है, और जो आधे चिंतित किया है अर्ध चिंतित उसको भी जान लेता है। भूतकाल में चिंतन किया उसको, भविष्य में चिंतन करेगा उसको, वर्तमान में चिंतन कर रहा है उसको। और कोई चीज़ चिंतन करते करते भूल गए, कोई चीज़ अपन ने कहीं रख के भूल गए, मना पड़ेगा ज्ञानी के पास में जाके खड़े हो गए तो वो बिना अपने कहे समझ जाएंगे कि क्या पूछने आए हैं, और वो बता भी देंगे कि तुम वहाँ रख के भूल गए हो। नहीं, मति शुद्ध तो सबको होता ही है, और सीधे केवल ज्ञान हो जाए। किसी का अवधि ज्ञान में होकर केवल ज्ञान हो, किसी को बिना अवधि ज्ञान होकर मना पड़े ज्ञान होकर केवल ज्ञान हो जाए, किसी को दोनों हो और केवल ज्ञान हो जाए, मतलब मति शुद्ध हो और अवधि मना पड़े भी हो जाए। किसी को दोनों हो, किसी को दोनों नहीं हो, किसी को कोई सा भी एक हो जाए, जैसा वो अवस्था बन सकती है। मति शुद्ध तो नियम से हो गई। सब सोचेगा ना, आगे भविष्य भी जानता है। हाँ, सोचने वाला है, कल क्या सोचूंगा मैं ये आज बता देगा। कल की छोड़ो, असंख्यात भव बाद का जीव सोचने वाला है उसकी भी बता सकता है कि जब कुत्ता बनेगा तो चूहे को खाने की सोचेगा, फलाने दिन बताते ही है। अवधि ज्ञानी नहीं बता सकता फ्यूचर। अवधि ज्ञानी की भी तो यही चीज़ है, काल की मर्यादा लिए हुए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ को जानता है। भविष्य में क्या घटना घटने वाली उसको स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है अवधि ज्ञानी। ये मन को जानता है वो अवधि ज्ञानी। कोई चीज़, यहाँ दो लड़ रहे हैं आदमी, लड़ने वाले हैं कल, तो किसी ने सोचा तो ही नहीं मन में उसके बारे में यहाँ होने वाला ऐसा युद्ध। अवधि ज्ञानी बता देगा कि यहाँ कल यहाँ पे इस स्थान पे युद्ध होएगा। हमने तो सोचा भी नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसा हो सकता। तुम नहीं सोच रहे हो लेकिन यहाँ होने वाला। अब मना पड़ेगा नहीं, अभी अपन ने मन में
क्या सोचा है या अपन कल क्या सोचने वाले हैं। अब आप कहीं भी बैठे हो, वो घटना घटे कि नहीं घटे? हाँ वो बता सकते हो। हाँ युद्ध का सोचने वाले हो, लेकिन युद्ध होने वाला है कि नहीं पता चला, नहीं पता चला। अवधि ज्ञानी तो जो घटनाएं घटती है, जो दुनिया में हो रहा है, उसको वो बता देता है कि ये घटनाएं हो रही है, हो चुकी है उनको बता देगा, होने वाली है उन घटनाओं को ही बता देगा, चाहे उसके बारे में किसी ने सोचा हो या नहीं सोचा हो। इंदौर में एक भी आदमी ने नहीं सोचा हो भूकंप आएगा, या भूकंप बता दे वो कल यहाँ भूकंप आने वाला है, तब सोचे तो उससे क्या मतलब। जब सोचोगे तब, लेकिन उसके 10 मिनट पहले ही बता देगा कि इतनी बजे भूकंप आएगा। बाद में सोचने का क्या काम। किसी को मन पर ज्ञान नहीं हो, अवधि ज्ञान नहीं हो, तो भी बता देगा कि अवधि भूकंप आने वाला है, बता सकता है। तो समझ लो उज्जैन वालों, मैं उज्जैन में बैठा हूँ और उज्जैन की सीमा है, तो मैं उज्जैन की सीमा है मेरी, यदि मना पड़े ज्ञान की, तो उज्जैन के आदमी कोई सोचेगा ही नहीं उस भूकंप के बारे में। भूकंप आ रहा है इंदौर में, तो मना पड़े ज्ञानी कैसे बताएगा। मना पड़े ज्ञानी को जहाँ घटना है, तो वो इंदौर के भूकंप का अवधि ज्ञानी बताएगा कि इंदौर में भी भूकंप आने, इंदौर में भूकंप आने वाला है कल। क्षेत्र होता है ना इनकी, एक क्षेत्र सीमा सब होती है, क्षेत्र कितने क्षेत्र की जानेगा। जैसे अभी यहाँ बैठा है, अमेरिका में क्या घट रहा है, तो अमेरिका में क्या क्या हो रहा है, ये बात है अवधि ज्ञानी बता सकता है। मना पड़े ज्ञानी ये बता सकता है कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता सकता कि वो क्या हो रहा है। जो हो रहा है, पेड़ पौधों, आग लगी हुई है जंगल में, अवधि ज्ञान किसी को भी नहीं मालूम है आग लगी हुई, तो कौन बताएगा, अवधि ज्ञानी। और मन में कितने विचार चल रहे हैं, हो कुछ भी नहीं रहा है, किसी के मन में भाव आ रहा है, कोई भी भाव आ रहा है, समझ लो लेट हो गए अपन, किसी के मन में भाव आए कि ये कब तक चलाते रहेंगे, इनको भूल गए क्या, ये पंडित जी को याद है कि नहीं टाइम का, ऐसा तो नहीं आज रात 11 बजा देंगे, तो ये हो कुछ भी नहीं रहा है ऐसा, तो 11 बजने वाली नहीं है, लेकिन ये विकल्प किसी के मन में आया है, तो इसको अवधि ज्ञानी नहीं बता सकता, मना पड़ा ज्ञानी जान जाएगा ये इनके मन में आ रहा है। मन की बातें सूक्ष्म होती है और अवधि ज्ञान स्थूल होता है। राम रावण की घटना घटी, राम रावण हो गया, राम रावण की घटना घट गई, वो घटना को अवधि ज्ञानी जान सकता, आज ही जान सकता है कि वास्तव में कैसा युद्ध हुआ था उनका, कितने लोग लड़े थे, कैसे लड़ रहे थे, किस चीज़ से लड़ रहे थे, सीता कैसी थी, रामचंद्र जी कैसे दिखते थे, रावण कैसे दिखते, अवधि ज्ञानी आज भी देख के बता सकता है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, कृष्ण कैसे थे, 5 पांडव कैसे थे, कौरव कैसे थे, रुक्मणी कैसी थी, सद्भावना कैसी थी, ये सब अवधि ज्ञानी देख देख कर बता सकता पीछे की जो भी घटना घटी। वो तो मन में क्या सोचा, कोई आदमी राम का फेस सोच रहा हो तो जान सकता है। मन में आना चाहिए किसी न किसी के, बस सीधी सी बात ये, बिना मन में आए नहीं सोच बता सकता। और अवधि ज्ञानी को मन की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बिना मन की बता देगा कि रामचंद्र जी कैसे दिखते थे, सीता कैसे दिखती थी, रावण कैसे दिखते थे, लक्ष्मण कैसा दिखता था, सबके अलग अलग विषय थे। मनोपर ज्ञान विशेष विशुद्धि की अपेक्षा रखता है, अवधि ज्ञान तो सामान्य विशुद्धि की अपेक्षा रखता है। अवधि ज्ञान से मनोपर ज्ञान सूक्ष्म होता है, क्योंकि वो मन की बातों को जानता है, मन की बातें सूक्ष्म होती है। अवधि ज्ञानी तो गिर भी जाता है संयम से, मनोपर ज्ञानी विपुलमती हो तो संयम से गिरता भी नहीं। और अवधि ज्ञान देशावधि अवधि ज्ञान का नियम नहीं है ना, मैंने देशावधि अवधि ज्ञान जो चारों गति का हो सकता है, और मनोपर ज्ञान केवल मनुष्य गति में संयमी महामंदिराज को, वो भी उनमें भी जिनको किसी एक रिद्धि की ऑलरेडी प्राप्ति हो चुकी है, जिनका चारित्र वृद्धिगत है, विशुद्धि को प्राप्त है, ऐसे किसी महामंदिराज को ही मनोपर ज्ञान होता है। बाकी अवधि ज्ञान तो चारों गति के जीवों को हो जाता है।
नहीं, दूर रहने वाले को। कुत्ता बाहर बैठा है, कुत्ता बाहर बैठा है, कुत्ता क्या सोच रहा है बता सकता है क्या? समझ लो अमेरिका का कुत्ता क्या सोच रहा है, ये बता सकता है? उसका एक सीमा है क्षेत्र की, लेकिन अरे वो बात एक के मन की, कर्म क्रम से जाने दूसरे के मन की, फटाफट फटाफट। देखो पढ़ते अपन आगे। और कोई प्रश्न? किस किस को यहाँ पे मना पड़ेगा? मना पड़ेगा ज्ञान तो नियम से महामुनिराज को ही होता है, या मुनि तो एक भी नहीं। अवधि ज्ञान किस किस को है? किसी को है क्या? हो तो बता दो, फिर मैं कुछ पूछ लेता हूँ आप लोगों से। मति ज्ञान है कि नहीं? मति और शुद्ध ज्ञान, लेकिन वो कुमति, यदि मिथ्यात्व है तो कुमति को शुद्ध ज्ञान। और केवल ज्ञान तो नहीं है किसी को, किसी को भ्रम हो, केवल ज्ञान अंदर चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर आवरण है। पर वो वैसा नहीं होता है जैसा अवधि ज्ञान तो स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है, और वो अनुमान लगाता है। ताला टूटा, जब जब ताला टूटता है तब तब ऐसा होता है, अनुमान है। अनुमान भले वो सच्चा भी है। धुआं होता है तो आग होती है, आग स्पष्ट नहीं देख रहे, लेकिन 100% आग है। और अवधि ज्ञानी तो आग भी देखेगा कि आग जल रही, कितनी जल रही है, ज़्यादा जल रही है, कम जल रही है, सब बता देगा। जैसे किसी की चप्पल पड़ी है बाहर, अपन ने अनुमान लगाया आदमी अंदर बैठा है, अब वो बैठा है अंदर, तो अवधि ज्ञानी तो जान लेगा कहाँ बैठा है और बैठा बैठा क्या कर रहा है, सब बता। देखो आओ पेज नंबर 14 पे आओ, क्या इसमें से पढ़ते पहले पढ़े मना पड़ेगा, निकालो पेज नंबर। हाँ, मति शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, सब मति शुद्ध ज्ञान। अनुमान, ज्योतिषी ज्ञान तो वैसे अभी तो कितना है कि नहीं है क्या पता, सब निमित्त ज्ञान कहलाता है। ज्योतिषी है ही नहीं, आधे से ज़्यादा ज्योतिषी तो आजकल ओ नोट का छापने में लगे हुए। सच्चा तो है ही नहीं ना, अभी सब झूठे हैं जितने भी है, इनको खुद की नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है इनका। बेचारे क्या है कि जब कुछ नहीं धंधा पानी चालू हुआ तो उन्होंने कहा लो तुम्हारी पत्रिका देख, हाथ देख के तुम्हारा टाइम आजकल अच्छा नहीं चल रहा, तो आदमी आएगा ही कोई जिसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा, समय खराब है तुम्हारा। तो एक काम करो, 21 रुपये डालो इधर, तो ये समय अच्छा कर देते हैं। बेवकूफ़ बनाने के धंधे 90%। किसी को मालूम नहीं, ज्योतिषियों को पता होता ना, तो ये कितने ज्योतिषियों ने मिलकर रामचंद्र जी के राज तिलक का मुहूर्त निकाला, और अगले दिन उनका वनवास हो गया। क्या मुहूर्त निकाला उन्होंने राज तिलक, फलाना दिन सबसे अच्छा रहेगा साहब, इसी दिन करो, बहुत इससे राज निकला। पता चला यहाँ तो जंगल चले गए। सीता जी की शादी खराब मुहूर्त में हुई थी क्या? मुहूर्त में नहीं हुई थी, किसने कह दिया ये? ओह, ये एक और नहीं ठोक दी किसी ने, क्यों भैया? एक बार में ऐसा हुआ, ये तो जबरदस्ती मुहूर्त में नहीं हुई थी, वो टाइम चल गया था। ये कोई अपनी जैसी शादियाँ होती क्या कि आधा घंटा लेट हो गए? क्या सीता जी की बारात में साला बेनबाजी वाला नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो किसी और क्या चले गए। तो ये सब बातें हंसी मजाक की, महापुरुषों के अंदर काम होते हैं तो सब मुहूर्त पे होते हैं। और मुहूर्त कुछ नहीं करता है, कर्म का उदय करता है। क्या दुनिया में सारी शादियां मुहूर्त पे ही होती है, तो बहुत सारे तलाक हो जाते हैं, पति मर जाता है, पहले पत्नी मर जाती है, बोलो क्या करें? क्या यहाँ जितने भी शादीशुदा बैठे हैं उनकी कोई शादियां मुहूर्त देख के नहीं हुई थी? कितनी मुहूर्त दिखा लो, लेकिन जो होना है वो क्या, जो खिटपिट होना है वो तो होना ही है ना।
तुम क्या मुहूर्त क्या कर लेगा उसका, और कर्म का उदय जो होगा वही होगा, क्या कर लेगा भाई। खुद पंडित ज्योतिषी और उसकी लड़की की शादी करेगी, और जिससे शादी करेगी उसका पति मर गया, थोड़े दिनों विधवा हो गई है। मैं जानता हूँ एक ज्योतिषी की लड़की की, बोलो सबकी हथेलियाँ देखते थे, मैंने कहा उनकी देखना भूल गए थे तो लोगों ने कहा हाँ ये उनकी देखना भूल गए थे, गजब हो गया। ऐसे झूठ बोलने से क्या होता है, क्या दुकानें नहीं लगानी पड़ती ज्योतिषी, यदि सबका मालूम हो, खुद का ही मालूम कर ले सबसे पहले, तो ये पता कर ले कहाँ सोना गड़ा है, चांदी गड़ी है, किसके मकान में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ नहीं दम। वहाँ सबसे पहले तो कोर्ट के बाहर खड़ा हो जाए, देख तेरे को बताता हूँ तेरा आज केस क्या होने वाला है। किसी को कुछ नहीं मालूम होता, झूठी चाहते हैं। और ये सब क्या धंधे चलाना, धंधे कैसे चले लोगों को, धंधा भाई कुछ कम, जब कोई आदमी सब तरफ से लाचार, कुछ कर ही नहीं सकता ऐसा आदमी, जिस आदमी को कुछ भी नहीं आता है वो आदमी ऐसे धंधों में जाता है जो बिल्कुल निकाम होता है। सब तरफ से दुनिया के अंदर ना वो ईंट ढोने लायक है, न पत्थर ढोने लायक, न हमाल का काम कर सकता, पढ़ाई लिखाई कहीं नहीं। अब वो क्या करता है, पढ़े लिखों के हाथ देखता है, और पढ़े लिखे भी ऐसे मूर्ख वो हाथ दिखाते हैं। उससे पूछो तो सही कि 5वीं भी पास हो पाया कि नहीं बेचारा। अभी किसी ने एक कार्टून दिया था, उसमें यही था सब कुछ। खैर, तो ये बात, इसमें कुछ तथ्य नहीं है, ये सब बातें बेकार की, ये सब भ्रमित करने की है। और ये सब, इसमें बहुत सबसे बड़ा चक्कर ये है कि इसमें बहुत बड़ा बिजनेस का रहस्य छिपा हुआ है। और अपने देश में तो धर्म के नाम पे बिजनेस होते हैं आधे से ज़्यादा। क्या नेताओं की नेतागिरी इसी में चलती है, धर्म के नाम से। खुद यदि सभा बुलाए तो एक आदमी नहीं आया उनको सुनने, कौन आया उनको सुनने। यदि चले जाए वो खुद के नाम की एक यात्रा करने, तो 4 जने नहीं दिखे, तो इसलिए किसी भगवान के नाम पे अपनी यात्रा करते हैं, और क्या करें बेचारे। ये सब चक्कर है, कुछ दम नहीं होता। अपने कर्म का उदय का भरोसा है कि नहीं, कि अपना कर्म कुछ करेगा। क्या अपने को किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, यदि अपने परिणाम विशुद्ध है तो। और अपने परिणाम खोटे हैं तो कोई भी कुछ कर लेगा, तो भी भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ होना ही है बुरा, आप कोई क्या करेगा। देखो सूत्र नंबर निकालो 23 नंबर का, पेज नंबर 34। ऋजु विपुलमति मना पर्याय, पढ़ो। ऋजु विपुलमति मना पर्याय। मना पर्याय ज्ञान 2 प्रकार का होता है, ऋजुमति और विपुलमति। अब मति कितनी बार लिखा है, एक ही बार। एक ही बार क्यों लिखा, 2 बार लिखना चाहिए। तो ऐसा है कि ये समास होता है, समास। तो समास में एक ही बार लिखा है, लेकिन लगाना दोनों जगह, इसलिए वो मना पर्याय ज्ञान के 2 भेद है, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजु किसे कहते हैं, ऋजु माने सरल, जो सरल मन की बातों को जानता है वो ऋजुमति है। और विपुल माने विस्तार, विस्तृत, जो सरल और कुटिल दोनों प्रकार के मन की बातों को जान ले, वो विपुलमति है। ऋजुमति तो जो अपन ने मन में सरल रूप से चिंतन किया हुआ उसी को जानेगा, और विपुलमति तो सरल हो या बाका हो, कुटिल से कुटिल भी व्यक्ति हो, तो उसके मन की बातों को जानेगा। क्या जैसे कोई कुटिल आदमी, अपन किसी के घर गए, अरे आपके आने से तो मेरा घर पवित्र हो गया, और मन में क्या सोच रहा है, किस टाइम पे आया, देखो रात 11 बजे का आने का टाइम है, तो चले आ जाते हैं आदमी लोग। तो अब मन में तो कुटिलता है, और मुंह पे कितनी मिठास है, अरे साहब क्या। मैं एक की दुकान पे गया, मैंने कहा भैया मेरे को चीज़ खरीदी, अरे पंडित साहब आप तो ऐसे ही ले जाओ। नहीं ऐसे क्या ले जाओ, भाव पता ये है जरूर कि भाई तू तेरा मुनाफा थोड़ा कम रख लेना होगा। मैंने बता तो सही क्या भाव है। तो जो भाव उसने बताया, वो जितनी भी जगह पहली बार मैंने जितनी भी जगह से ली थी उससे ज़्यादा ही हो रहा था।
मैंने कहा बहुत ही बढ़िया सम्मान है मेरा आपके प्रति, मेरे प्रति आपके हृदय में, लेकिन मैं आपका सम्मान नहीं कर सकता। क्या मतलब बात बोलने की अलग है और अंदर में कुछ अलग है। क्या कुटिलता भरी है। और मैंने कहा तुम्हारे को कहाँ से महिमा आ जाएगी, पंडित तो हम, तुम्हारे पिताजी यदि बैठे होते दुकान पे तो वो उनका तो समझ में आता, तुम तो हमारे यहाँ आते ही नहीं हो कभी, तुम तो इधर उधर भगते रहते हो, तो तुम पे तो हमको वैसे ही संदेह है। पिताजी यदि तुम्हारे 10 गुना भी भाव लगाए तो हम ले लें उनसे, और तुम ना वो पिताजी लगाएंगे और ना हम उनसे पूछेंगे। लेकिन जिसके हृदय में चित्त में धर्म नहीं होता है वो बातें बहुत मीठी करे और अंदर में उसके कुछ नहीं भरा होता। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ भैया, मैंने कोई किसी का कोई मेरे को चाहिए नहीं किसी से। और एक उदाहरण की बात है कि वाणी किसी की बहुत मीठी होती है लेकिन हृदय में कुटिलता हो सकती है, और कोई की वाणी इतनी मीठी ना हो और हो सकता है कि हृदय उसका बहुत साफ है। तो ये जो विपुलमती होता है ये कुटिल से कुटिल मन वाला हो, उसके ही मन की बात जान रहे कि अंदर सोच क्या रहा है और बोल क्या रहा है। बल्कि जब कभी कोई बहुत मक्खन लगाता है तो मेरे को बहुत घबराहट छूटने लग जाती है, ये आदमी क्या पता क्या करने वाला, क्योंकि जो चीज़ ये अपने बारे में बोल रहा है अपन ने खुद को ही नहीं मालूम कि अपने अंदर ये चीज़ है क्या। तो इसलिए ये कुटिलता आजकल तो लोगों का ये मतलब एक एटिकेट हो गए, सामने मीठा बोलना और पीठ पीछे निंदा करना, वहीं के वहीं इधर गए, अरे पंडित का अक्ल नहीं है थोड़ी। क्या इसलिए ये एक लौकिक व्यवहार हो गया। लोगों ने इतना मतलब एक दूसरे के प्रति ऐसे अपशब्द का प्रयोग करते हैं कि वो तो अच्छा है कि अपने को सामने सुनने को नहीं मिलते, ये तो अपना हृदय छलनी हो जाए, क्योंकि इतनी कुटिलता भरी हुई है। लोगों के हृदय में प्रेम नहीं है, वात्सल्य प्रेम बहुत खत्म सा है, इसलिए जो है वो कुटिल बातें पता नहीं चलती, अपने को किसी के मन की कुटिल बातें पता नहीं चलती। विपुल मति भी इसलिए उसकी मति बहुत विपुल होनी चाहिए, तभी वो दूसरे के कुटिल मन की बातों को जान सकेगा। ऋजु मति तो उसको जान ही नहीं सकेगा कुटिल मन की बातों को। ऋजु मति केवल किसको जानेगा, जो सरल आदमी होगा, बेचारा सरलता से चिंतन किया है, हाँ तू ऐसा सोच लिया भैया, तो वो तो यूँ भी सरल ही है, सरल के मन की बातों को जानने में कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। लेकिन सरल की तो जान ही ले और कुटिल से कुटिल व्यक्ति के मन की बातों को जान ले, वो विपुल मति होता है। और विपुल मति उसी भाव से नियम से मोक्ष जाता है, उसका ज्ञान इतना विशाल होता है। ऋजुमति के उसी भाव से मोक्ष जाने का नियम नहीं। ये दो प्रकार के मना पड़ेंगे, अपन पढ़ते थोड़ा इसको। मना पड़े ज्ञान के दो भेद है, ऋजुमति और विपुलमति। दूसरे के मन में सरल रूप में स्थित रूपी पदार्थ को जो ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है उसे ऋजुमति मना पड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जो ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है, सरल रूप से दूसरों के मन में सरल रूप से स्थित, सरलता से जो चिंतन किया है, ऐसे रूपी पदार्थ को जो ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है उसे ऋजुमति मन पड़े कहते हैं। और जो दूसरों के मन में सरल अथवा जटिल कुटिल, जो पता लगाना मुश्किल हो, जटिल रूप में स्थित रूपी पदार्थ को जो ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है उसे विपुलमति मन पड़े कहते हैं। विशेषण द्रव्य, क्षेत्र, देव, मनुष्य, तिर्यंच सभी के मन में स्थित विचार को मन पड़े ज्ञान जानता है। किन किन के? देव, मनुष्य, तिर्यंच। नारकी के मन की क्यों नहीं जान सकता? तो कुटिल को विपुलमति तो जान सकता है ना। बताओ कौन बता सकता है इसको? नारकियों के मन होता है कि नहीं होता? तो उनके मन की बातों को जानना चाहिए ना। उनके मन की बातों को क्यों नहीं जान सकता? जो दिखता है, देव दिखते हैं आपको? देखो क्या है इसका कारण, ये इसकी एक सीमा है।
ये मनुष्योत्तर पर्वत इसकी सीमा है। जो कोई भी मनुष्योत्तर पर्वत के भीतर होगा उसके मन की बातों को भी जान सकता है। मैंने मनोपर ज्ञान की उत्कृष्ट सीमा मनुष्योत्तर पर्वत है। तो मनुष्योत्तर पर्वत के अंदर कौन कौन रहेंगे? मनुष्य, तिर्यंच और देव भी कोई हो तो। लेकिन नारकी तो ही नहीं मनुष्योत्तर पर्वत के यहाँ आ जाएंगे। आ सकते हैं नारकी यहाँ से नीचे से ऊपर घूमते घूमते आ जाएगा नारकी? कि अपन जमीन खोदो और एकदम अपन गड्ढा खोदने से मकान बनाने के लिए तो एकदम नारकी निकल गया क्या कि कितना नीचे है वो नारकी। तो नारकी यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए नारकियों के मन की बातों को नहीं जान सकता क्योंकि उसको क्षेत्र सीमा में नहीं आता। देव मनुष्य तिर्यंच सभी के मन में स्थित विचार को मनोपर ज्ञान जानता है, किंतु वह विचार रूपी पदार्थ अथवा संसारी जीव के विषय में होना चाहिए। और रूपी पदार्थ के विषय में चिंतन होना चाहिए, माने वो जिसको विषय कर रहा हो वो मन, वो रूपी पदार्थ होना चाहिए। मन जिसका विचार कर रहा हो वो रूपी होना चाहिए। अथवा मन रूपी के संबंध लिए हुए संसारी जीव का विचार कर रहा हो तो वो संसारी जीव को भी जान सकता है। उसकी शर्त यही है कि वो रूपी को विचार कर रहा हो अथवा रूपी के संबंध लिए हुए संसारी जीव का विचार कर रहा हो। अमूर्तिक द्रव्यों और मुक्त आत्माओं के विषय में जो चिंतन किया गया होगा उसे मनोपर नहीं जान सकता कि अमूर्तिक पदार्थ धर्म द्रव्य कैसा है, अधर्म द्रव्य कैसा है, आकाश काल, आकाश अरूपी है, आत्मा रूपी है, सिद्ध भगवान में अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर है, उसको मनोपर नहीं जान सकता क्योंकि वो अरूपी और मुक्त आत्माओं के विषय का चिंतन है। तथा उन्हीं जीवों के मन की बात जान सकता है जो मनुष्य लोक की सीमा के अंदर है। क्या गया ना, मनुष्योत्तर पर्वत के अंदर है। विशेष यह है कि मनुष्य लोक तो गोलाकार है, किंतु मनुष्य मनोपर ज्ञान का क्षेत्र गोलाकार न होकर 45 लाख योजन लंबा चौड़ा चौकोर है। तो ये गोल है 45 लाख योजन और ये स्क्वायर रूप में है। तो 4 जो कोने होंगे उनमें भी कोई स्थित होगा तो उनके मन की भी बात को जान लेगा। समझ में? 4 गोले में चौकोर नहीं मिलते, चौकोर में 4 कोने और मिल जाते हैं, गोल में 4 कोने नहीं मिलते। गोल वस्तु बनाएंगे तो 4 कोने नहीं मिलेंगे उसमें, और चौकोर बनाएंगे यदि गोल को टच करते हुए तो 4 कोने मिल जाते हैं ना। समझ में नहीं मेरी बात क्या कह रहा हूँ? कभी मंडल जी गोंड मानते ना, 4 किनारे 4 कोने मिलते कि नहीं मिलते? किसका एरिया ज़्यादा? एरिया किसका ज़्यादा, सर्कल का कि स्क्वायर का? सर्कल का डायमीटर है 45 लाख योजन और स्क्वायर की लेंथ है 45 लाख योजन। किसका एरिया ज़्यादा निकलेगा? क्यों? चार कोने मिलेंगे ना उसमें तो एरिया बढ़ जाएगा, और सर्कल में 4 कोने नहीं मिलेंगे। सर्कल तो यूं घूमता हुआ है तो इतना एरिया छूट जाता है कि नहीं? तो वो जो एरिया छूटा है उसको भी मनोपर ज्ञानी जान लेगा। या ये कह रहे हैं मैंने सर्कल जो बनाया अपन, तो सर्कल की जो दो लाइनें खींची इधर से उधर और उधर से उधर, तो उसको टच करते हुए कि स्क्वायर बना दो। सर्कल से स्क्वायर बना सकते हो कि बना सकते हो? तो थोड़ा एरिया और मिल जाएगा, तो वहाँ भी कोई जीव होगा स्थित तो उसके मन की बात को जान लेगा। ये कह रहे हैं मैंने इसका एरिया सर्कल नहीं होते हुए स्क्वायर, और मनुष्योत्तर पर्वत का एरिया सर्कल, क्योंकि पर्वत तो गोल है नहीं। उनके 2 भेदों में से ऋजुमति तो केवल उसी वस्तु को जान सकता है जिसके बारे में स्पष्ट विचार किया गया, अथवा मन वचन और काय की चेष्टा के द्वारा जिसे स्पष्ट कर दिया गया। मैंने विपुलमति ए ऋजुमति जो चिंतित होगा और स्पष्ट होगा इसी को जानेगा, और विपुलमति चिंतित, अर्धचिंतित और अचिंतित, स्पष्ट अस्पष्ट सबको जानेगा, तीनों को जानेगा। किंतु विपुलमति मनोपर चिंतित, अचिंतित और अर्धचिंतित को भी जान लेता है। विपुलमति बहुत विशाल होता है, उसी बहुत से नियम से मोक्ष जाने वाला हो जो जीव, उसका ज्ञान अद्भुत होता है। अब इसकी क्या सीमा है?
जैसे अवधि ज्ञान की सीमा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, ऐसे इसकी भी सीमा है। जैसे ऋजुमति की सीमा है, जगन यदि जानता है ऋजुमति तो कितना जानता, सब दिया देखो मैंने चार्ट में। कल लिखा, किसमें नहीं लिखा? पहली लाइन लिखी, देखो पढ़ो। वो तो और एक और पॉइंट बताया, सरल जानता है, साथ में जो स्पष्ट होता है उसको जानता है, दो पॉइंट हो गए ना। देखो पेज नंबर निकालो 15। चिंतित पदार्थ को जानता है और विपुलमति चिंतित अचिंतित पदार्थ चिंतित सबको जानता है। चिंतित सोचा गया मन में उसको भी, नहीं सोचा है उसको भी, आधा सोचा है उसको भी, कल सोचा था उसको भी, परसों सोचेगा उसको भी, सबको। क्या परीक्षा में तुम क्वेश्चन लिखोगे तब क्या सोचोगे? भूल ही जाओगे तुम, याद करने से कोई मतलब नहीं, जाओ फेल हो जाओगे याद। बता देगा मन पड़ेगा। चिंतित अचिंतित अर्धचिंतित तीनों को, ऋजुमति चिंतित को। इसमें विशुद्धि किसमें ज्यादा होगी? विपुलमति में आत्मा की विशुद्धि ज्यादा होगी, तभी तो वो विपुलमति ज्ञान जो अधिक है वो प्रकट होगा। संक्लेश परिणाम से गिरावट हो सकती है, इसमें प्रतिपाती है ऋजुमति, मतलब गिर सकता है आदमी। संयम परिणामों में गिरावट हो सकती है, मतलब संयम से नीचे भी आ सकता है, असंयमी भी बन सकता है। लेकिन विपुलमति गिरता नहीं है, वो उसी भाव से नियम से मोक्ष जाता है, यानी गिरेगा नहीं नीचे, असंयम में नहीं आएगा, वो तो और बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। ऋजुमति का उसी भाव में मोक्ष जाने का नियम नहीं है, विपुलमति का नियम है। क्षेत्र की अपेक्षा कम से कम भी ऋजुमति जानेगा, तो कम से कम वो 2-3 को क्षेत्र की जगह पर पहले काल लेते हैं। काल की अपेक्षा यदि कम से कम भी जानेगा तो 2-3 भाव जानेगा। कौन? ऋजुमति। और ज्यादा से ज्यादा कितने भाव जान लेगा वो? 7-8 भाव। अरे 7-8 भाव जानेगा ना ज्यादा से ज्यादा। ऋजुमति कम से कम 2-3 भाव, कम से कम भी 2-3 भाव बता देगा। ये वाला भाव पूरा, पिछला भाव, आगे का भाव उतनी बता सकता है कम से कम। और विपुल उत्कृष्ट जानेगा तो 7-8 भाव। 3 भाव पीछे क्या सोचा था, 3 भाव आगे क्या सोचोगे, अभी क्या सोचोगे इस भाव में सब। और विपुलमति कम से कम भी 7-8 भाव, और अधिक से अधिक असंख्यात भाव। असंख्यात भाव पहले क्या सोचा था, असंख्यात भाव बाद में क्या सोचेंगे, असंख्यात भाव बाद की सोच बता सकते। फलाने टाइम पे हम ये सोचेंगे, फलाने दिन फलाने टाइम पे उस पर्याय में हम ये चीज सोच रहे होंगे, ये बता देंगे। और क्षेत्र की अपेक्षा से कम 2-3 कोस, एक कोस 2 मील का, 1 मील 1.64 किलोमीटर का, एक कोस में कितने किलोमीटर हुए? एक कोस 2 मील 3.2 किलोमीटर हो गए, 3.3 एक कोस में 3.25 किलोमीटर। तो 2 कोस कितने हो गए? 6.5 किलोमीटर। यहाँ से 6.5 किलोमीटर, यहाँ से गांधीनगर, यहाँ से गांधीनगर जितनी बताते हैं क्या, या गोमड़गिरी तक ले लो, 3 कोस ले लो, तो गोमड़गिरी तक की जीव जो भी होंगे उस इतने एरिया में, जो भी कोई मनुष्य स्थित होगा, देव स्थित होगा, तिरंज स्थित होगा, उसके मन की बात को बता सकते हैं। कम से कम कितना है? 2-3 कोस, ज्यादा से ज्यादा 7-8 योजन। एक योजन कितना बड़ा होता है? एक योजन 4 कोस का, तो 7 योजन में कितने कोस हो जाएंगे? 28 कोस। एक कोस 2 मील का, तो 56 मील की किलोमीटर बना लो, 1.5 से गुना करके करीबन 84 किलोमीटर, 90 किलोमीटर समझ लो। तो 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर ले लो, तो 100 किलोमीटर तक की बता देगा कम से कम, मैक्सिमम 100 किलोमीटर।
6.5 से लेकर 100 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी ऋजुमती, और विपुलमती की 125 किलोमीटर से लेके पूरा मनुष्य लोग, इतनी विपुलमती की रेंज है। सीमा है, इससे ज़्यादा नहीं जाते मनुष्य लोग के अंदर। ठीक है, आ गया समझ में? जम्बूद्वीप, मनुष्य लोग मैंने 2.5 द्वीप, 2 समुद्र, 2.5 द्वीप, 45 लाख योजन लंबा, 45 लाख योजन चौड़ा, 1 लाख योजन ऊंचा। ठीक है, भाई ये सोच रहा है कि मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा, हमको क्या हम जाएगा कि नहीं, ये सोच रहा है, हम भी सोच रहे हैं इसकी मन की बात, हम भी जान रहे हैं इसके मन की। वो अवधि ज्ञान नहीं बता सकता है कितने भोग आ जाए, अवधि ज्ञान की भी सीमा लेगी। अवधि ज्ञान की कम से कम इतनी है कि एक सेकंड का असंख्यात, 1 सेकंड का संख्यात्वा भाग 1000 कोड़ा कोड़ीवा हिस्सा 1 सेकंड का, 1000 करोड़ इंटू करोड़ टुकड़े कर दो उससे, खरब टुकड़े 1 सेकंड के, कितने टुकड़े? 1 खरब। तो कम से कम इतना जानेगा, बल्कि इसका भी असंख्यात्वा भाग इतना से कम से कम, अब ज़्यादा से ज़्यादा असंख्यात कल्प का क्षेत्र की अपेक्षा से सुई की नोक जितना आगे का, जहाँ बने हैं उससे सुई की नोक जितनी जगह आगे का, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा लोग, ऐसा। मति ज्ञान के भेद है सब। क्या आज रात को पानी गिरने वाला है, सामने का अनुमान हो रहा है, मति ज्ञान का भेद है। हाँ, कई बार लोगों को लगता है गाड़ी बहुत तेज चला रहा हूँ, एक्सीडेंट होने वाला है, ये सब मति ज्ञान की भेद है। किसी को पता भी चल जाए ऐसा मति ज्ञान है, ये सब ऐसे तो काल्पनिक होता है, किसी को ऐसा लग रहा हो ऐसा होएगा वैसा होएगा, हो जाता है कभी कभी। क्या एक आदमी कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ सोचते तो जाते, एक आदमी सोचता है रोज, क्या है, बेल निकलते तो बेल, गाय होती ना, गाय भैंसे वगैरह भैंसे निकलती, तो सोचता था यदि कोई आदमी समझ लो इस भैंसे के अंदर किसी का सिर फंस जाए तो उसका विचार कितना एक्सीडेंट हो जाए, कितनी लग जाए, क्या हो जाए, तो सोच, और रोज सोचता 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 उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा यार आप एक बार करके ही देख लो क्या हो। तो उसने वहाँ भैंसे के जो 2 सिंग थे उसमें अपना सिर फंसाया कि देखिए क्या होता है, और भैंसा बेचारा घबरा गया, भागा तो उसको लग गई, अस्पताल पहुँच गए भाई साहब, हालात में पूछना है कैसे आ गए, कैसे गिर गए, कैसे गिर, बेचारा शर्म के मारे किसी को बोल दिया। एक उसका दोस्त था, उसने उसको बिल्कुल जब देखा कि कोई भी नहीं आसपास, तो उसने अकेले में पूछा यार तुम गिर कैसे गए, मेरे समझ नहीं, क्या रे तुमको क्या बताऊँ, वो भैंसे के अंदर जो 2 सिंग थे ना उसमें मेरा सर फंस गया। कि तुम्हारा सर फंस कैसे गया, तुमने उसके बारे में सोचा नहीं? सर फंसाने के पहले तुमने खुद नहीं कहा ना कि तुमने सर फंसाया, तो तुमने कुछ सोचा नहीं सर फंसाने के लिए, कि मैं 6 महीने तक सोचता रहा। क्या उसके कारण से मेरी ये दशा हुई है। तो क्या है, ये सब कल्पना लोक की चीज़ें होती हैं, ऐसा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और आदमी के जो दिमाग में चलता रहता है कभी हो जाती है घटना ऐसे, तो उसको ऐसा लगता है मेरे सोचने से हुआ है। हजारों चीज़ें सोचता आदमी, तो उसमें से कोई एक आध घटना घटती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो निमित्त ज्ञानी होते हैं, उनका सोचा वो तो निमित्त ज्ञान से जानते हैं, और उनका तो निमित्त ज्ञान मतलब बिल्कुल सटीक होता है। तारा टूटा नियम से कोई घटना घटी है, वो निमित्त ज्ञान अलग होता है, वो तो फिर उनके उस ज्ञान के बहुत सारे आयाम होते हैं कि वो किन किन के आधार से जानते हैं, तारा किधर टूटा, कैसा टूटा, क्या टूटा, उसको टूटा, सब बातें हैं। अब ऐसे तो किसी के चेहरे को भी देख के बता सकते हो कि ये आदमी कैसा है, ये राजा है, ये ऐसा है वैसा है,
वो निमित्त ज्ञान है। किसी चिन्ह वगैरह के निमित्त से जान लेते हैं, मसा है तो क्या है, यहाँ है तो क्या है, सब है। महापुरुषों के चिन्ह होते हैं शरीर में, उनको देख के जान लेते हैं कि महापुरुष है। वो सब मतिष्ठ ज्ञान के भेद है। अपने को ज़्यादा अपने को कोई न निमित्त ज्ञान है, वस्तुतः तो आज की तारीख में न तो अवधि मना पड़े ज्ञान है किसी को, और न ही कोई निमित्त ज्ञान है। सब ठोकते हैं 90%। क्या ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला, अरे ये विश्व का कितनी बार तो मैंने सुना है कि खत्म होने वाला था। लोगों ने बोला और रात को दुनिया खत्म हो जाएगी, तो मेरे को सो लेने भैया, क्या अभी सो गए कि तेरे खत्म होने का इंतजार करें है? हाँ 2012 चला गया, अभी फिर कभी आ जाएगा। दुनिया खत्म होने वाली हो गई खत्म तुम्हारे कहने से है। जैनों का तो पूछे ही मत, नरसिंह पार्टी का बैठे अभी। क्या उनकी बातें नहीं करते अपन, तो अपन जो लोग मतलब ऐसा है कि ये कुछ नहीं है, ये सब अनुमान ज्ञान है। देखो अब पढ़ते हैं अपन आगे इसमें, अगला वाला सूत्र तो समझ में आ गया ना। इसमें कुछ प्रश्न, 2 प्रकार के मन बड़े ज्ञान है। कौन कौन से? ऋजुमति और विपुलमति। अब इनमें देखो अंतर, अपन ने यदि पढ़ लिया थोड़ा बहुत अंतर। इसमें इतना ही है कि मनुष्य लोक के अंदर जो स्थित होगा उसको जानेगा। ऊंचाई जो है ना मनुष्य लोक की कितनी, 1 लाख योजन, ये ध्यान रखना। लंबाई चौड़ाई तो फिर बता दी जाती है, 45 लाख योजन लंबा है, 45 लाख योजन चौड़ा है, लेकिन ऊंचाई कितनी है इसकी? 1 लाख योजन। जितना ऊंचा सुमेरु पर्वत है उतना ही ऊंचा मनुष्य लोक। 1000 योजन अपन यहाँ से नीचे पृथ्वी में जा सकते हैं, और 99,000 योजन ऊपर जा सकते हैं। ये मनुष्यों की सीमा है, उसके ऊपर नहीं। 99,000 मतलब 40 करोड़ मील होते लगभग, और नीचे जो है 40 लाख मील तक जा सकता है। 40 लाख मील नीचे, दुनिया तो 200-500 मीटर नीचे जाके कह रही है भगवान मिल गया उनको, भगवान मिल गया उनको नीचे जाके। 10-20 किलोमीटर जाके नीचे ये मिल रहे हैं। अपन कह रहे हैं 40 लाख मील तक आदमी जा सकता है नीचे। ये सब चीजें लिखी हुई है शास्त्र में। अब अगला देखो सूत्र, विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा। पढ़ो। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा। विशुद्धि और अप्रतिपात इन दोनों की अपेक्षा, तत् माने उनमें, विशेष माने अंतर है। किन में? ऋजुमति और मनोमय ज्ञान, उन दोनों में अंतर है। किन किन की अपेक्षा अंतर है? विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा। मैंने एक में विशुद्धि कम है, एक में विशुद्धि ज्यादा है। एक में एक अप्रतिपाती है और एक प्रतिपाती है। विशुद्धि किसमें ज्यादा है? आपने बता दिया वैसे। विशुद्धि किसमें ज्यादा है? विपुलमति में। आत्मा के परिणामों की विशुद्धि वो विपुलमति में ज्यादा है, और अप्रतिपातीपना किसमें है? विपुलमति। गिरना नहीं, ये किताब लेके बैठो, इसमें सब लिखा है, लेके बैठो ना आराम से, है ना। तो देखो ना इसमें लिखा तो है, पेज नंबर 15 पे पढ़ो, तीसरा पॉइंट। गिरावट नहीं होना, उन्हें संयम, असंयम की ओर उन्मुख नहीं होते, उनका गुणस्थान नहीं गिरता है, वो असंयम की ओर नहीं होते हैं, वो ऊपर चढ़ते ही हैं, और केवल ज्ञानी प्राप्त लेके उठते हैं। मैंने केवल ज्ञानी प्राप्त मतलब परिणामों में वृद्धि होती है, विशुद्धता की वृद्धि होती है, और ऋजुमति तो कभी गिर भी सकता है, असंयम भी हो सकता है। चलो इसमें से पढ़ते हैं। ऋजुमति और विपुलमति में विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से विशेषता है। मना पड़े ज्ञानावरण के क्षयक्षम से जो आत्मा में उज्ज्वलता होती है वो विशुद्धि। काय के क्षयक्षम से मना पड़े ज्ञानावरण का क्षयक्षम, मतलब जितना जितना कर्म का दबना है, तो जो आत्मा में परिणामों की विशुद्धि, ज्ञान की प्रकटता है, उसको यहाँ पे विशुद्धि कह रहे हैं। और संयम परिणाम की वृद्धि होने से गिरावट का ना होना वो अप्रतिपात है। संयम की वृद्धि होने से उसमें गिरावट नहीं हो रही है। किसमें गिरावट नहीं हो रही है? मतलब नीचे नहीं गिर रहे ना,
ऋजुमति से विपुलमति अधिक विशुद्ध होता है तथा ऋजुमति होकर छूट भी जाता है, किंतु विपुलमति वाले का चारित्र वर्धमान ही होता है, अतः केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक बराबर चला जाता है। क्या वो अप्रतिपाती है और ये प्रतिपाती है, तो वो ऋजुमति तो होके छूट भी सकता है, मतलब हुआ और चला गया, क्योंकि वो असंयमी हो गया तो ऋजुमति मन पर ज्ञान रहेगा असंयम अवस्था में। ऋजुमति मन पर ज्ञान असंयम रूप अवस्था में रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, छूट ही जाएगा नियम से। तो छूट गया ना, असंयम की ओर गिरावट हुई परिणामों में, असंयमी हो गया तो ऋजुमति मन पर ज्ञान गया। और विपुलमति जब गिरेगा ही नहीं तो वो विपुलमति मन पर ज्ञान कभी छूटता भी नहीं, होने के बाद फिर छूटता नहीं है, ये छूट सकता है, ये तो असंयम में आ जाएगा, छूटेगा। विपुलमति ज्ञान एक बार हो जाने के बाद फिर दूसरा छूटता नहीं है, विशुद्धि बढ़ेगी। वो छूटेगा तो कब छूटेगा? जब केवल ज्ञान हो जाएगा। और केवल ज्ञान मतलब छूटेगा नहीं कहेंगे अपन उसको, मैंने वो तो केवल ज्ञान होने तक बना रहेगा, और ऋजुमति तो होने के बाद छूट भी सकता है। ठीक है, ये हो गया अपना विशुद्धि की अपेक्षा कौन है। अब इसके बाद में अपन ने इन दोनों में अंतर पढ़ा है, विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा ऋजुमति और मनपरे ज्ञान में अंतर है। दो प्रकार के जो मनपरे ज्ञान है, तद विशेष, तद माने जो पीछे के सूत्र में जो जिनके भेद कहे, ऐसे मनपरे ज्ञान ऋजुमति और विपुलमति, उन दोनों में विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा अंतर है। समझ में है ना? अब ये जो अपन ने पहले अवधि ज्ञान पढ़ा था, उस अवधि ज्ञान में और मनपरे ज्ञान में क्या अंतर है, किन किन की अपेक्षा अंतर है, उसका वर्णन किया। देखो, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनपरेयो, बोलो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनपरेयो, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि और मनपरे ज्ञान में अंतर है। विशुद्धि किसमें अधिक कहलाएगी? अवधि ज्ञान में कि मनपरे ज्ञान? मनपरे ज्ञान। क्षेत्र किसका ज्यादा रहेगा? अरे गड़बड़ हो गई ना, अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र तो पूरा लोकाकाश होता है, पूरे लोकाकाश की बातों को जान सकता है, और मनपरे ज्ञान का क्षेत्र कितना है? मनुष्य लोग। तो क्षेत्र किसका ज्यादा हुआ? अवधि ज्ञान। स्वामी, अवधि ज्ञान के स्वामी कौन हो सकते हैं? चारों गति के जीव। और मनपरे ज्ञान के स्वामी तीन गति के जीव। कौन कौन से तीन गति? स्वामी मतलब कौन होता है? मनपरे ज्ञान किसके कितनी गतियों के जीवों को जानता है, ये नहीं कह रहे हैं। मनपरे ज्ञान का स्वामी खुद कौन है? तो मुनि कौन सी गति की? तीन गति के गए, मनुष्य गति का ही होता है ना। और विषय, किसका विषय ज्यादा सूक्ष्म है? मनपरे ज्ञान का विषय ज्यादा सूक्ष्म है, अवधि ज्ञान का विषय कम सूक्ष्म है, क्योंकि ये मन की बातों को जानता है, मन का विषय ज्यादा सूक्ष्म होता है। अब यहाँ राम रावण लड़ रहे, सबको दिख रहे, भले वो 5 साल पहले लड़े, लेकिन लड़ते हुए तो सबको दिखे ही थे ना। लेकिन मन की बात की कौन जानता है? चाहे वो 10 साल पहले सोचा हो, जो आज भी कोई मन की बात सोच रहा हो, तो वो कोई जान पाता है क्या? मैं अभी मन में क्या सोच रहा हूँ किसी को नहीं मालूम क्या? तो मन की बातें जानना थोड़ा कठिन है, सूक्ष्म हो, और मैं बोल रहा हूँ ये कोई भी बता सकता है। इसलिए वे इसका विषय सूक्ष्म है मनपरे ज्ञान का, और अवधि ज्ञान का विषय मनपरे ज्ञान की अपेक्षा स्थूल है। इस प्रकार इन 5 पॉइंट की अपेक्षा, कितने पॉइंट हुए ये? 4। इन 4 पॉइंटों की अपेक्षा इन दोनों ज्ञानों में अंतर है, अवधि और मनपरे ज्ञान। कौन कौन से 4 पॉइंट की अपेक्षा? विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। बाकी 3 में तो मनपरे ज्ञान बहुत, बाकी मतलब चीजें ही अलग अलग है। देखो पढ़ते हैं,
अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान में विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा से अंतर है। विशेषा, इसका खुलासा इस प्रकार है। अवधि ज्ञान जिस रूपी द्रव्य को जानता है उसके अनंतवें भाग सूक्ष्म रूपी द्रव्य को मनपरे ज्ञान जानता है। अवधि ज्ञान जितने पदार्थ को जानता है उसका भी अनंतवें भाग को मनपरे ज्ञान जान लेता है, इतना सूक्ष्म जानता है। क्योंकि रूपी पदार्थ मन का विषय इतना सूक्ष्म होगा वो उसको जानता है। और अवधि ज्ञान से मनपरे ज्ञान विशुद्ध है। अवधि ज्ञान की उत्पत्ति है ना, कौन विशुद्धि ज्यादा किसमें है? मनपरे ज्ञान। मनपरे ज्ञान तो मुनिराज को ही होता है, उनकी विशुद्धि अधिक होती है। अवधि ज्ञान तो चारों गति के जीवों को हो सकता है, मनपरे ज्ञान के लिए इतनी संयम की विशुद्धि चाहिए। अपने आप में भी वो विशुद्ध है, यानी उस जाति का कर्म का क्षेत्रफल अधिक विशुद्ध है अवधि ज्ञान की अपेक्षा। मनपरे ज्ञान में विशुद्धि है, ज्ञान भी विशुद्ध है, और अवधि ज्ञान उससे कम विशुद्ध। अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का क्षेत्र, अभी इसके दो क्षेत्र हैं, देखो, उत्पत्ति क्षेत्र और विषय क्षेत्र। तो उत्पत्ति क्षेत्र की अपेक्षा भी अवधि ज्ञान मनपरे ज्ञान से अधिक है, क्योंकि मनपरे ज्ञान कहाँ होगा? उत्पत्ति कहाँ होगी मनपरे ज्ञान की? मनपरे ज्ञान की उत्पत्ति भी मनुष्य क्षेत्र में होगी, और मनपरे ज्ञान जानेगा भी मनुष्य क्षेत्र को ही। और अवधि ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हो सकती है? चारों गति में, लेकिन इसका क्षेत्र क्या है? लोकाकाश में। एक इंद्रियों को भी हो जाएगी बाहर, त्रसनाड़ी के बाहर। जो एक इंद्रियों को भी जान लेंगे फिर क्या हो रहा है? स्थावर को हो सकता है क्या अवधि ज्ञान? त्रस को ही होगा ना, तो त्रसनाड़ी में उत्पन्न होगा कि नहीं अवधि ज्ञान? उत्पन्न होगा वो त्रसनाड़ी में, और जानेगा वो त्रस को भी, त्रसनाड़ी के अंदर की भी और त्रसनाड़ी के बाहर की। लोकाकाश को पूरे को जान सकता। तो उत्पत्ति क्षेत्र त्रसनाड़ी है और विषय क्षेत्र पूरा लोकाकाश है। तो त्रसनाड़ी भी तो कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है त्रसनाड़ी? लगभग 13 राजू ऊंची और 1 राजू चौड़ी, 1 राजू मोटी, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। और मनुष्य लोग तो जरा सा है, 45 लाख योजन इंटू 45 लाख योजन इंटू 1 लाख योजन। तो उत्पत्ति क्षेत्र भी अवधि ज्ञान से मनपरे ज्ञान का कम है, और विषय भी अवधि ज्ञान से मनपरे ज्ञान का विषय क्षेत्र कम है। उत्पत्ति क्षेत्र और विषय क्षेत्र दोनों की अपेक्षा अवधि ज्ञान अधिक है और मनपरे ज्ञान कम है। आ रहा है कि नहीं समझ में? केवल ज्ञान का उत्पत्ति क्षेत्र कितना है? संपूर्ण लोक, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा पढ़ा है अभी मैंने। केवल ज्ञान का उत्पत्ति क्षेत्र क्या है? कितने लोग कह रहे हैं? मनुष्य लोग, हाथ खड़ा करना। अरे उसमें डरने की क्या बात है? सही है, और क्या है? जिन्होंने मनुष्य क्षेत्र सोचा सही है। विषय क्षेत्र कितना है उसका? विषय क्षेत्र कितना है केवल ज्ञान? समस्त विश्व, विषय क्षेत्र पूरा विश्व है, और उत्पत्ति क्षेत्र मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक के बाहर नहीं हो जाता कहीं। ये सब समझना पड़ेगा। उत्पत्ति कहाँ हो रही है, जान किसको रहा है, समझना है ना? तो उत्पत्ति क्षेत्र केवल ज्ञान का क्या है? ध्यान रखना आप। उत्पत्ति क्षेत्र क्या है? मनुष्य लोक। और विषय क्षेत्र क्या है? अलोक, सब विश्व। तो ऐसे मनपरे ज्ञान का उत्पत्ति क्षेत्र भी मनुष्य लोक है और विषय क्षेत्र भी मनुष्य लोक। और अवधि ज्ञान का उत्पत्ति क्षेत्र त्रसनाड़ी है और विषय क्षेत्र पूरा लोकाकाश है। बराबर। अब देखो आगे चलते हैं। अवधि ज्ञान के विषय का क्षेत्र समस्त लोक है। नहीं, पहले अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का क्षेत्र समस्त त्रसनाड़ी है, किंतु मनपरे ज्ञान मनुष्य लोक में उत्पन्न होता है। अवधि ज्ञान के विषय का क्षेत्र समस्त लोक है, किंतु मनपरे ज्ञान के विषय का क्षेत्र 45 लाख योजन का घन रूपी है। इतने क्षेत्र में स्थित अपने योग विषय को ये ज्ञान जानते हैं। अब स्वामी तथा अवधि ज्ञान चारों गति में सेनी पंचेंद्रीय पर्याप्त जीवों के होता है। अवधि ज्ञान चारों गति के जीवों को होता है, लेकिन होएगा किनको? सेनी होना चाहिए, असेनी को नहीं होएगा, पेड़ पौधों को नहीं होएगा, मच्छर को नहीं होएगा। पंचेंद्रीय सेनी होना चाहिए। सेनियों में भी किनको होगा?
इन्हीं में भी पर्याप्त होना चाहिए, अपर्याप्त जीवों को नहीं होता। जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं और मर जाए ऐसे जीवों को नहीं होता। सेनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के होता है। किंतु मन परे ज्ञान तो कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य के ही होता है। और गर्भज में भी किनके, जो उनमें भी जो संयमी होता है उनके ही होता है। और संयमियों में भी वर्धमान चरित्र वालों की होता है, हीमान चरित्र वालों की नहीं होता। और वर्धमान चरित्र वालों में भी 7 प्रकार की रिद्धियों में से कम 1 या 2 रिद्धियों के धारी मुनियों की होता है। और रिद्धिधारियों में भी किसी के ही होता है, सभी के नहीं होता। तो मन परे ज्ञान की तो बहुत सारी कंडीशन है। इतनी सारी कंडीशन फुलफिल करना तब होएगा। और अवधि ज्ञान तो बहुत आराम से हो जाता है। अवधि ज्ञानियों की संख्या कितनी, किसकी संख्या ज़्यादा है? अवधि ज्ञानी ज़्यादा मिलेंगे कि मन परे ज्ञानी? अवधि ज्ञानी असंख्यात है और मन परे ज्ञानी तो गिनती के संख्यात, हजारों में, बस ज़्यादा नहीं, बस कम होंगे ऋजुमती तो। सबको ही नहीं होता है ना, जिनको होगा वो सेनी पंचेंद्रिय पर्याप्त होने चाहिए, उन्हीं को हो सकता है। एलिजिबिलिटी है। संयमी मुद्रा सबको नहीं होता, किसी को होता है। ऐसे ये भी सभी को नहीं होगा। सेनी पंचेंद्रिय होने से तो ही हो जाएगा। सेनी पंचेंद्रिय हो, विशुद्धि हो, अवधि ज्ञान का क्षयोक्षम हो, ये सब बातें क्या अवधि ज्ञान, जिनका अवधि ज्ञान का क्षयोक्षम होता है। अवधि ज्ञान जो है अभी वर्तमान में किसी को नहीं होता। अभी वर्तमान में तो किसी को ही नहीं है। नन पुराणों में तो बहुत सारे हुए। मन परे ज्ञानी भी हो गए पुराणों में, अवधि ज्ञानी भी हुए, केवल ज्ञानी भी हुए। अपन तो अवधि ज्ञानी की बात करो तो अभी वर्तमान में ना अवधि ज्ञान होता है न मन परे ज्ञान, दोनों ही नहीं होते। विषय की अपेक्षा भेद आगे सूत्रकार स्वयं कहेंगे। इनका विषय क्या क्या है आगे स्वयं कहेंगे। फिर भी विषय अपन थोड़ा बहुत दोनों का विषय क्या हुआ, क्या पूछना मेरे से पूछ लो, क्या पूछना। अरे अवधि ज्ञान किसी को नहीं होता भैया, इस क्षेत्र में, इस काल में, इस क्षेत्र और इस काल में नहीं होता। चौथे काल में तो केवल ज्ञान भी हो सकता है, मन परे ज्ञान भी हो सकता है। इस काल में, इस क्षेत्र में किसी जीव को भी अवधि ज्ञान नहीं होता। वो कल्कि वल्कियों के टाइम की बात छोड़ दो, वो एक्सेप्शन है, लेकिन अभी कल्कि वल्कि तो कोई नहीं है ना। सब रिद्धियां खत्म हो गई। ये रिद्धियां जो है पंचम काल से सब चली गई। चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपनों के अंदर आया कि जितने रिद्धियां हैं वे सब चली जाएगी। रिद्धिधारी मुनिराज अब नहीं होंगे, देव वैमानिक देव यहाँ पे नहीं आएंगे, राजा न्यायी नहीं होगा। बहुत सारे सपने देखे उसने। कुत्ते के अंदर है वो, सोने की थाली में कुत्ता खीर खाएगा, ऊंट पे राजकुमार बैठा रहेगा, तो सब तो दिख रहा है। क्या तो ये सब चीजें कही उन्होंने। काल इतना बुरा आ गया है कि क्या कहें। विषय की अपेक्षा आगे और भेद कहेंगे। अभी विषय सबका एक एक ज्ञान का और बताएंगे। अभी सूत्र बचे अभी, जिनमें बताएंगे कि मति शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है, अवधि ज्ञान का विषय क्या है, मन परे ज्ञान का विषय क्या है, केवल ज्ञान का विषय। तो वो 4 सूत्र अलग से आएंगे। उन 4 सूत्रों में इन ज्ञानों का विषय और अलग से बताया जाएगा। इस तरह अवधि और मन परे ज्ञान में विशुद्धि वगैरह की अपेक्षा भेद जानना चाहिए। किन किन की अपेक्षा भेद है? विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। किन में भेद है ये? अवधि और मन परे ज्ञान। ये देखो चार्ट और देख लो आप, तो चार्ट में सब दिया हुआ है। चार्ट में इसलिए अपन ने बनाया है, लोगों को समझ में आया थोड़ा। विशुद्धि, उत्पत्ति क्षेत्र, विषय क्षेत्र, स्वामी और विषय, ये दिया है पेज नंबर 16 पे। मिल गया? किस में अंतर दिया है ये? ऋजुमति और मन परे ज्ञान में अंतर, अवधि और मन परे ज्ञान में अंतर है। विशुद्धि और उसमें, और ऋजुमति और विपुलमति में तो हो गया पिछले सूत्र में। अवधि और मन परे ज्ञान में अंतर है। ठीक है, ये देख लेना आप लोग घर पे, इसको पढ़ लेना।
जो अपन ने बात की है वही इसमें लिखी हुई है। थोड़ा घर जाके भी देख लिया करो इंजन वाले को। और ये तो दिए ना ले जाने के लिए अपन ने, उसको ले जाया करो, ये भी ले जाया करो, ये भी दी होगी ना, ये भी पढ़ लेना थोड़ा। और सलवार सिद्धि भी दी है, वो भी पढ़ लिया करो, तो यहाँ आके पढ़ लिया करो। ठीक है, अभी अपन यहीं समाप्त करते हैं, बाकी विषय कल करें।